नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों, आज हम शिक्षा मनोविज्ञान के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न आया है कि गेने के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है। देखिए, रॉबर्ट एम गेने, ठीक है, रॉबर्ट एम गेने ने अष्टपदीय सोपान दिया था। ठीक है, अष्टपदीय सोपान सिद्धांत रॉबर्ट एम गेने का है। और पिछले वीडियो आप जिसने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा, देख लीजिए। मैंने ये चीज़ बता चुका हूँ पहले कि गेने का प्रश्न आपके ज़रूर आएगा। गेने का, ब्लूम का है ना, और पियाजे का, इनका प्रश्न ज़रूर आएगा आपके एग्ज़ाम में। तो देखिए, गेने के अनुसार इनमें से कौन सा सही है। तो इन्होंने अष्टपदीय सोपानी के सिद्धांत दिया। पहला कथन है कि संकेत अधिगम उद्दीपन अनुक्रिया अधिगमन का अनुगमन करता है। अनुगमन यानी तुरंत पीछे आने वाला, है ना। तो देखिए, क्रम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। वो क्रम पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। संकेत अधिगम उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम का अनुगमन करता है, गलत है ये चीज़। जबकि जो उद्दीपन अनुक्रिया है वो संकेत अधिगम का अनुगमन करता है, ठीक है। फिर चलते हैं नियम अधिगम संपर्ति अधिगम, बिल्कुल सही है। नियम अधिगम को सिद्धांत अधिगम भी कहते हैं, ये संपर्ति अधिगमन का अनुगमन करता, तो ये कथन सही है। श्रृंखला अधिगम ये विभेद का अनुगमन नहीं करता है, बल्कि जो विभेद अधिगम है वो इसका श्रृंखला अधिगम कर सकता है। और नियम अधिगम है समस्या समाधान अधिगम का अनुगमन न करके जो समस्या समाधान अधिगम है वो इसका अनुगमन करता है। इसमें याद रखना, सबसे जो उच्च स्तर का अधिगम है वो है समस्या समाधान। सबसे उच्च स्तर का समस्या समाधान अधिगम है। और सबसे जो निम्न स्तर का है वो है संकेत अधिगम। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना। तो इस प्रकार दोस्तों, आपके जो पहला प्रश्न है वहाँ विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 है कि किशोरावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है। किशोरावस्था की पूछी है ना, 12 वर्ष के बाद किशोरावस्था होती है आपके। इसकी प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या। तो देखिए, विपरीत लिंगीय प्रेम भावना का अभाव। देखिए, विपरीत लिंगीय प्रेम भावना का अभाव, ये चीज़ गलत है। अभाव नहीं होता है ना, विपरीत लिंगीय भावना तो पाई जाती है, तो अभाव यहाँ हटा दो। विपरीत लिंगीय प्रेम जैसे कि लड़का लड़की से और लड़की लड़के से, ये किशोरावस्था में तो होती है ना। समलिंगी अगर बात आ जाती तो कौन होता है, बाल्यावस्था होती। फिर एक कल्पना शक्ति का अभाव, तो अभाव नहीं होता है ना, कल्पना शक्ति तो होती है, तो ये भी मनोविज्ञान की विशेषता है। सामाजिक सेवा की भावना का अभाव, अभाव नहीं होकर सामाजिक सेवा की भावना किस अवस्था में चलती है, इसका मतलब ये भी विकल्प हट जाएगा। बच्चा कौन सा, तीसरा। संवेगात्मक विकास के कारण स्थायित्व और समायोजन का अभाव, बिल्कुल होता है। यानी कि जो संवेग रहते हैं उन पे नियंत्रण नहीं रहते, वो स्थायी नहीं रहते, इसीलिए तो इसको उथल पुथल की अवस्था भी किशोरावस्था को कहा जाता है, क्योंकि इसमें संवेगों में उथल पुथल होता है। और दूसरी चीज़, समायोजन का अभाव सही है। वहाँ बालक क्या होता है, कुसमायोजित होता है। किशोरावस्था में कुसमायोजित होता है, ठीक है। अब देखिए, संवेगात्मक विकास के कारण स्थायित्व व समायोजन का अभाव, ये किशोरावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता हो जाती है। देखते हैं एक दो परिभाषा इनसे संबंधित। अगर विपरीत लिंगीय जो प्रेम भावना है वो तो आई किशोरावस्था में, तो पूछ लिए समलिंगीय प्रेम भावना, यानी कि लड़का लड़के के साथ ही खेलता है समूह में सक्रिय होकर, और लड़की लड़की के साथ खेलती है, ये किस विशेष अवस्था की है, ये बाल्य अवस्था की विशेषता है, याद रखना, ठीक है। बाकी कल्पना शक्ति, दिवास्वप्न, ये लगभग दोनों में होता है, लेकिन कल्पना शक्ति ये किशोरावस्था में ज़्यादा होती है, ठीक है। संवेगात्मक अगर आ जाए कि संवेगात्मक गुणों का विकास या संवेगात्मक जो गुण है ना, उनका प्रदर्शन करने का अवसर आ जाए तो वो होता है बाल्यावस्था में, ठीक है। किस में आ जाता है, बाल्यावस्था में। इसीलिए जो कोल और ब्रूस नामक दो मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने बाल्यावस्था को कहा कि संवेगात्मक विकास का यह अनोखा काल है। कोल व ब्रूस ने बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल बताया, ठीक है। जबकि यहाँ संवेगात्मक विकास कारण स्थायित्व समायोजन की बात आ रही है, तो वो किशोरावस्था में जाएगी। सामाजिक सेवा की भावना किशोरावस्था में, लेकिन आ जाएगी सामाजिक गुणों का विकास तो आ जाएगा बाल्यावस्था में। इसीलिए किल पेट्रिक ने समाजीकरण प्रतिद्वंद्वात्मक का काल बताया है बाल्यावस्था को, ठीक है। तो ये हो चुकी इस प्रश्न की अच्छी तरह से व्याख्या, जो आपको याद रखनी है। इस प्रकार आपके जो प्रश्न संख्या 2 है वहाँ विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 है कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा को खोया, जानते हो आप। फिर मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहलाया, है ना, उसको खोया। इसके बाद अपनी चेतनशीलता खोया, यानी चेतना विज्ञान भी अब भी ये व्यवहार का अध्ययन बना हुआ है ना। अब भी ये क्या बना हुआ है, व्यवहार का अध्ययन। वर्तमान में जो मनोविज्ञान आपके व्यवहार का या विधायक विज्ञान कहलाता। तो ये कथन दिया किसने, ये परिभाषा किसने दी, बहुत ही मोस्ट प्रश्न है ये, ठीक है।
तो देख किसने दिया, वुडवर्थ, स्किनर, कोल्सनिक या थॉर्नडाइक। तो ये दिया था वुडवर्थ महोदय ने। किसने दिया था, वुडवर्थ महोदय ने। ये कथन कहा कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा को खोया, फिर मन या मस्तिष्क खोया, इसके बाद अपनी चेतनशीलता को खोया और अब यह व्यवहार का अध्ययन बना हुआ। इसके अलावा स्किनर की परिभाषा देखूं तो याद रखना, स्किनर ने कहा कि जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार और अनुभव, व्यवहार प्लस अनुभव का विज्ञान है, ये कहा था स्किनर ने। ठीक है, मनोविज्ञान के बारे में परिभाषा दी थी। तो इस प्रकार ये याद रखना, ये कथन वुडवर्थ का है। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 3 में विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। बहुत अच्छा प्रश्न है कि किस प्रकार के खेलों में ठीक है, मिस टाइपिंग गलती है। किस प्रकार के खेलों में बालक विभिन्न वस्तुओं का क्या करता है, एक तो निर्माण करता है, एक ध्वंस करता है, यानी रचना करता है और विनाश करता है ना, तोड़ता है और जोड़ता है। ठीक है, तो देखिए खेलों के बारे में पढ़ते हैं। देखिए खेलों के मुख्य रूप से दो प्रकार बताएं। खेलों के मुख्य रूप से कितने प्रकार बताएं, दो प्रकार। एक तो हो जाता है व्यक्तिगत और दूसरा होता है सामूहिक। दूसरा कौन सा होता है, सामूहिक। ये दो प्रकार खेल बताएं। इसके बाद याद रखना एक कार्ल ग्रुस था, मनोवैज्ञानिक था, कार्ल ग्रुस। ठीक है, इस मनोविज्ञान ने क्या किया कि अनेक प्रकार के खेलों का विभाजन कर दिया। ठीक है, उसमें देखिए कुल 5 प्रकार खेल बताए इन्होंने, जिनमें आता है परीक्षणात्मक खेल। परीक्षणात्मक खेल में क्या होता है, बालक चीज़ों को उल्टा पुल्टा करके देखता है, परीक्षण करके देखता है ना। ये खेल किस प्रकार के हो जाते हैं, इनको केवल व्यक्तिगत श्रेणी में रखा है, यानी एक एक बालक इसको खेलता है, प्रत्येक बालक खेलता है। ठीक है, गतिशील खेल में क्या होता है, बालक की जो शारीरिक गति उसका विकास होता है ना, जैसे कि चढ़ना, उछलना, कूदना, भागना, दौड़ना, ये सब होते हैं। ठीक है, ऐसे खेल होते हैं। रचनात्मक खेल में क्या होता है कि विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता है और ध्वंस होता है। ठीक है, किसमें, रचनात्मक खेल में। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका, रचनात्मक खेल। यानी कि इसमें बालक क्या करता है, रचना करता है। एक आपको मैंने नहीं बताया कि जो गतिशील खेल है वो व्यक्तिगत भी होते हैं और सामूहिक भी होते हैं। ठीक है, परीक्षणात्मक खेल व्यक्तिगत होते हैं, गतिशील व्यक्तिगत व सामूहिक होते हैं, और जो रचनात्मक हैं वो भी व्यक्तिगत व सामूहिक ही होते हैं। ठीक है, रचनात्मक खेल में बालक चीज़ों को तोड़ता है, जोड़ता है, जैसे मिट्टी का घर बना दिया उसको बनाता है, तोड़ता है, यानी निर्माण भी करता है, ध्वंस विनाश भी करता है। ठीक है, ये रचनात्मक। लड़ाई के खेल हो जाएंगे सामूहिक खेल। याद रख लेना, परीक्षणात्मक खेल व्यक्तिगत है, गतिशील व्यक्तिगत व सामूहिक है, रचनात्मक ये भी व्यक्तिगत व सामूहिक है, और लड़ाई का खेल सामूहिक है। लड़ाई खेल जैसे कुश्ती, क्रिकेट, ये थोड़ा बड़ा होकर खेलता है बालक है ना, हॉकी, फुटबॉल, जो भी खेल है ये लड़ाई खेल। इसके अलावा एक और आ जाते हैं बौद्धिक खेल। पांचवा कौन सा आता है, बौद्धिक खेल, जिसमें बुद्धि की सहायता से वो खेल खेलता है, जैसे कि शतरंज, चौपड़, पासा, ये चीज़ें, पहेलियाँ वगैरह। ठीक है, तो इस प्रकार आपके जो प्रश्न संख्या 4 है दोस्तों, इसमें विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 5 में। प्रश्न संख्या 5 है, शिक्षा मनोविज्ञान में क्या किया जाता है, बालक की विशेष योग्यताओं का अध्ययन, बालक के वंशानुक्रम और वातावरण का अध्ययन, बालक की व्यक्तिगत विभिन्नता का अध्ययन या उपयुक्त सभी। तो देखिए शिक्षा मनोविज्ञान यानी कि ऐसा मनोविज्ञान जिससे ये लगता है कि बालक ने जो भी शिक्षा अर्जित की है उससे उसके विकास में या व्यवहार में परिवर्तन होता है, वो चीज़ क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान है। तो इससे देखिए बालक की विशेष योग्यताओं का अध्ययन बिल्कुल होता है, यानी कि बालक किस क्षेत्र में या किस विशेष योग्यता, उसके पास विशेष योग्यता किस क्षेत्र में वो निपुण है, तो वो हो जाती है विशेष योग्यता, अध्ययन बिल्कुल किया जाता है। ठीक है, बालक के वंशानुक्रम वातावरण का अध्ययन, बालक ने जो भी अपने विकास किया है, जो भी मतलब उसके व्यवहार में परिवर्तन हो, उसमें कुछ वंशानुक्रम गुणों का भी योगदान होता है और कुछ वातावरण से भी सीखता है, तो ये भी कथन सही है। बालक की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन भी होता है ना, कि एक ही बालक का अध्ययन किया जाता है, उसकी बुद्धि कितनी है, उसकी सृजनात्मक दिखती है, उसमें कमजोरी क्या है, उसमें उपलब्धियाँ क्या है, तो व्यक्तिगत विभिन्नताएं भी शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आती है। इसका मतलब जो उपयुक्त सभी है यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार आपके जो प्रश्न संख्या 5 है दोस्तों, वहाँ विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 6 में। प्रश्न संख्या 6 कि दबाव को मुख्यतः कितने प्रकारों में विभाजित किया गया है, दबाव को मुख्यतः कितने प्रकारों में, तो दबाव को मुख्यतः 2 प्रकारों में विभाजित किया गया है ना, 3 4 5 कोई प्रकार नहीं, दबाव को मुख्यतः 2 प्रकारों में विभाजित किया गया है। एक है सकारात्मक दबाव, ठीक है, और दूसरा है नकारात्मक दबाव। याद रखना दबाव सकारात्मक भी होता है, नकारात्मक भी होता है। ठीक है, कैसे होता है वो समझा देता हूँ। सकारात्मक दबाव को बोलते हैं यूफ्ट्रेस, सकारात्मक दबाव को बोलते हैं यूफ्ट्रेस, याद रखना। और नकारात्मक को क्या बोलते हैं, डिफ्ट्रेस। ठीक है, आता कैसे, मान लीजिए अभी आपके रीट के एग्जाम आने वाले हैं,
ठीक है। तो वहाँ पर आपको मतलब पढ़ने का मन नहीं करता, फिर भी आप देखोगे कि कम समय बचा हुआ है, पढ़ेंगे, है ना। तो वहाँ पे दबाव है, लेकिन वो कैसा, आप वहाँ पढ़ते हो तो वो कार्य अच्छा करे, वो सकारात्मक दबाव कहलाया। नकारात्मक क्या होते हैं? अब देखिए सिलेक्शन सबका होगा नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि 30,000 की ये भर्ती है, जबकि यहाँ पे फॉर्म है वो 16 लाख प्लस है। तो इस प्रकार सभी का होगा नहीं, तो फिर क्या होता है? क्यों? ऐसे तो है नहीं कि जो 30,000 सिलेक्टेड हुए वो तो हो गए और बाकी के सब ने मान लीजिए सुसाइड कर लिया, ऐसा थोड़ी ना होगा भाई, सबका मरना जरूरी। तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है ना। ये आजकल ज़्यादा प्रचलन में ये चीज़ बिल्कुल गलत है। ये नकारात्मक दबाव के कारण होता है। नकारात्मक दबाव के कारण जो नकारात्मक भावनाएं होती हैं व्यक्ति के मन मस्तिष्क में अपनी छाप छोड़ देती है। इससे बालक क्या करता है, जो आत्महत्या होती है आजकल ज़्यादा प्रचलित है वो, है ना, जबकि वो बहुत ही गलत चीज़ है ना। क्योंकि किसी भी चीज़ से हार जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मतलब अब कि जो लड़ाई है आप उस लड़ाई से दूर भागने की कोशिश मत करो, उस हालात है जो लड़ाई है उससे लड़ना सीखो आप, ठीक है। तो नकारात्मक स्ट्रेस ये होती है कि भाई आप पर ऐसी गलत गलत चीज़ों का असर होगा, आप गलत चीज़ें करोगे, वो होता है नकारात्मक दबाव, ठीक है। तो इस प्रकार इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 6 में विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पे। प्रश्न संख्या 7 है कि व्यक्तित्व के विभाजन के लिए मनोविदालिता का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मनोविदालिता है ये, ठीक है। व्यक्तित्व के विभाजन के लिए मनोविदालिता का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? देखिए मनोविदालिता होती क्या है? मनोविदालिता को इंग्लिश में बोला जाता है स्किज़ोफ्रेनिया। क्या बोला जाता है? चिकित्सा की भाषा में स्किज़ोफ्रेनिया बोला जाता है मनोविदालिता को। होती क्या है कि मतलब जो व्यक्ति होता है उसके सोचने, समझने, चिंतन की, कार्य करने की, व्यवहार करने की या महसूस करने की क्षमता में कमी आ जाती है, वो कहलाती है मनोविदालिता, ठीक है। और ये किस कारण से होता है? देखिए आनुवंशिक कारण से भी हो सकता है कि अचानक व्यक्ति में परिवर्तन आए, है ना, उसके सोचने समझने की क्षमता कम हो जाए, और वातावरण से भी होता है, और कई बार ये रसायनों के प्रभाव से भी होता है। यानी इसमें आनुवंशिक कारण भी जिम्मेदार है और जो वातावरणीय कारक है वो भी जिम्मेदार हो जाते हैं। और इसका सबसे पहले प्रयोग व्यक्तित्व के विभाजन के लिए किसने किया? तो वो है बिल्यूलर। याद रखना, ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 7 है दोस्तों, वहाँ विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। प्रश्न संख्या 8 है कि समूह निर्माण की अवस्था कौन सी है? समूह निर्माण है उसकी अवस्था कौन सी है दोस्तों? तो समूह निर्माण, देखिए एक टॉपिक है समूह निर्माण, और समूह निर्माण की कुल 5 अवस्थाएं बताई थी। कितनी बताई थी? 5 बताई। किसने थी? नाम याद रखना, टकमेन ने बताई। किसने बताई थी? टकमेन ने समूह निर्माण की 5 अवस्थाएं बताई थी। तो इनमें देखिए प्रतिमान अवस्था इसकी अवस्था है, एक मिनट, हाँ सॉरी दोस्तों, कि समूह निर्माण की अवस्था नहीं, कौन सी नहीं है, यहाँ पे प्रश्न था कौन सी नहीं है। देखिए गलती तो हो ही जाती है, थोड़ा मिस प्रिंट है तो बता दूं, ठीक है। समूह निर्माण की अवस्था कौन सी नहीं है, ठीक है, ये प्रश्न है, इसको भूल जाओ। कौन सी नहीं है? तो देखिए प्रतिमान अवस्था इसकी है, झंझावात अवस्था भी है, निष्पादन अवस्था भी है। इसके अलावा 2 अवस्थाएं और है, एक तो है वो निर्माण अवस्था और एक है समापन अवस्था, ठीक है। ये भी इसकी अवस्था है। तो 5 अवस्था हो गई, जबकि जो स्थूल अवस्था इसमें नहीं होती है। अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं, ये क्या अवस्था है। निर्माण में क्या होता है कि समूह बनता है, समूह के सदस्य पहली बार मिलते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, वो हो गई निर्माण, ठीक है। इसके बाद जो प्रतिमान, प्रतिमान में क्या होते हैं कि प्रतिमान में होता है, इसके बाद देखिए निष्पादन अवस्था आती है जिसमें कि लक्ष्य प्राप्ति हेतु कार्य या जिम्मेदारी की जाती है ना। झंझावात में क्या होता है कि जो समूह के जो भी सदस्य हैं उनमें द्वंद्व हो जाता है कि कौन कौन सा कार्य करेगा, समूह का नियंत्रण कौन करेगा, तो झंझावात हो जाते हैं ना। प्रतिमान में क्या होते हैं कि झंझावात बनने से क्या होता है कि फिर झंझावात बन जाती है, कौन कौन से कार्य करेंगे, अनेक विचार होते हैं ना, कोई कुछ कहता है कोई, है ना, उसमें नेगेटिव पॉजिटिव ये सारे चलते हैं। तो उसमें फिर क्या होता है कि एक मत राय की जाती है, सोच समझ के सब कुछ समझाया जाता है, नियम बनाया जाता है, सदस्यों का व्यवहार किया जाता है, वो प्रतिमान अवस्था होती है, ठीक है। तो ये थी समूह निर्माण की अवस्था। ये प्रश्न था समूह निर्माण कौन सी अवस्था नहीं है, तो वहाँ स्थूल अवस्था नहीं है, विकल्प नंबर 4 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 8 में। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। प्रश्न संख्या 9 है कि कौशलों को कैसे अर्जित किया जा सकता है। कौशल क्या होता है कि कोई भी कार्य करने की योग्यता या सामर्थ्य। अर्जित करना, इसका मतलब कौशल है क्या? अर्जित है, जन्मजात नहीं है। जबकि आनुवांशिकता क्या है? आनुवांशिकता है जन्मजात।
इसलिए ये विकल्प तो ऐसे ही हट गया, क्योंकि जन्मजात का अर्जित पर असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि कौशल है वो जन्म से कोई भी लेकर नहीं आता, और आनुवंशिक गुणों का बिल्कुल असर नहीं पड़ेगा। किसी का पिता डॉक्टर है तो उसी गुणों के आधार वो डॉक्टर बन जाएगा? नहीं, वो डॉक्टर बनना है तो किससे बनेगा? वो बनेगा प्रशिक्षण या अनुभव से। प्रशिक्षण होता है कि किसी कार्य को करने में क्या होता है कि आपका जो अनुभव है वो काम लेना, वो होता है प्रशिक्षण और अनुभव। ये किससे मिलेंगे? ये आपको वातावरण में मिलेंगे, और वातावरण भी क्या है? अर्जित है, और कौशल भी अर्जित हो जाएंगे। बाकी साक्षात्कार भी यहाँ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि साक्षात्कार में तो किसी व्यक्ति की जो बारे में जाना जाता है, और परामर्श तो सलाह होती है, विचार विमर्श इसमें भी नहीं आएगा। इस प्रकार कौशल अर्जित होंगे प्रशिक्षण व अनुभव से। तो प्रश्न संख्या 9 में विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। प्रश्न संख्या 10 है कि रोडसा शाही डब्बा परीक्षण में कार्डों की संख्या कितनी होती है? व्यक्तित्व परीक्षण से प्रश्न आया है कि रोडसा शाही डब्बा परीक्षण है ना, रोडसा इंक ब्लांक टेस्ट होता है। तो देखिए रोडसा, ये थे हरमन रोडसा, ठीक है, हरमन रोडसा। 1921 में इन्होंने जो रोडसा शाही डब्बा परीक्षण दिया था, और ये रहने वाले कहाँ के थे? ये रहने वाले थे स्विट्जरलैंड के निवासी। ठीक है, 1921 में दिया। और हरमन रोडसा एक मनोरोगी चिकित्सक थे, मनोरोगी चिकित्सक थे, याद रख लेना। ठीक है, अब देखिए इसका कार्ड में कितनी संख्या थी? तो कार्ड में इसकी 10 थी, 20 30 40 नहीं थी। ठीक है, 10 इन्होंने कार्ड प्रयुक्त किए। उनमें देखिए जो 5 थे वो कैसे थे? काले थे, और जो 2 थे वो थे आपके काले और लाल। 5 काले रंग के, 2 थे काले और लाल, और बच्चे कितने? 3। तो ये 3 थे विभिन्न रंगों के। ठीक है, तो ये इस प्रकार हो जाते हैं कुल 10 कार्ड। हरमन रोडसा जो डब्बा परीक्षण है, शाही डब्बा परीक्षण, इसमें 10 कार्ड होते हैं। तो प्रश्न संख्या 10 में विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 11 में। दोस्तों प्रश्न संख्या 11 है कि दुश्चिंता, कुंठा, द्वंद्व और अवसाद आदि समस्याएं किस दबाव का परिणाम होती है? देखिए भौतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, राजनीतिक। ये कि राजनीतिक दबाव ये है नहीं, ठीक है। सामाजिक तो समूह में होता है, ये भी नहीं है। और भौतिक, भौतिक होता है बाहरी दबाव, ये भी नहीं है। जबकि जो दुश्चिंता, कुंठा, द्वंद्व, अवसाद, ये है क्या? ये व्यक्ति के मन की आंतरिक क्रियाएं होती है ना। व्यक्ति के बाहरी नहीं होती शरीर पर, ये मानसिक होती है, आंतरिक होती है। इसका मतलब ये क्या है? ये मनोवैज्ञानिक दबाव का परिणाम होती है। यानी व्यक्ति क्या करता है? समस्याओं से ग्रस्त हो जाता है। दबाव, कुंठा, अवसाद है ना, दुश्चिंता, ये मनोरोग, ये चीज़ें उसको घेर लेती थी। आंतरिक चीज़ें रहती है ना, मन ही मन में सोचता है, चिंता करता है ना। तो ये क्या है? ये आंतरिक क्रिया। इसका मतलब ये मनोवैज्ञानिक दबाव कहलाएंगे। ठीक है, तो प्रश्न संख्या आपके जो 11 है वहाँ विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 12 पर। इसी से संबंधित प्रश्न है 12वां। देखिए बताइए आप इसमें क्या होता है कि निम्न में से मनोवैज्ञानिक दबाव, अभी हमने पढ़ा कि जो मनोवैज्ञानिक दबाव है वो आपके आंतरिक मन पे छाप छोड़ेगा, आंतरिक मन से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो देखिए चोट लगना ये तो शरीर पर लगेगी, बाहरी लगेगी, गलत है। पौष्टिक भोजन की कमी बाहरी शरीर में होगी, ये भी गलत है, इसकी आपूर्ति करवा भी सकते हैं। तो इस प्रकार जो उपयुक्त सभी है वो भी नहीं आएगा। बच्चा कौन सा? जल्दी हिम्मत हार जाना। व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वह जल्दी हिम्मत हार गया, वह कुछ कर ही नहीं सकता। ये मन में होता है उसके, ना कि शरीर से। शरीर से तो वो करने को कर सकता है, लेकिन मन में होता है। इसका मतलब ये आंतरिक है, और मनोवैज्ञानिक दबाव आंतरिक होते हैं। तो जल्दी हिम्मत हार जाना इसका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार जो प्रश्न संख्या 12 है वहाँ विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 14 पर, सॉरी प्रश्न संख्या 13 पर। प्रश्न संख्या 13 है कि वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का प्रकार कौन सा नहीं है? सीखना, धारणा, पुनः स्मरण या विभेदन। तो देखिए वुडवर्थ ने, स्मृति क्या होती है? जटिल मानसिक प्रक्रिया स्मृति कहलाती है। वुडवर्थ ने इसके कुल 4 प्रकार बताए थे ना। उसमें सीखना भी बताया। सीखना क्या होता है? किसी भी बात को हम याद रखते हैं तो उसको सीखना जरूरी है। दूसरा बताया धारण, जो भी हमने सीखा उसको दिमाग में बिठा लेना, मस्तिष्क में इकट्ठा करना, संचित रखना। ठीक है। पुनः स्मरण क्या होता है? सीखी हुई बात जब हमें, धारण क्या होता है कि इसमें धारण में ये होता है कि जो भी बात हम मस्तिष्क में रखते हैं तो वो कभी कभार है ना अचेतन में चले जाती है, काफ़ी समय हो जाता है। तो पुनः स्मरण होता है कि वापस उसको चेतन मन में लाना, है ना। अचेतन से चेतन मन में लाना वो होता है पुनः स्मरण। जबकि चौथी विभेदन नहीं है अवस्था, बल्कि कौन सी है? चौथी अवस्था है भाई पहचान। कौन सी है? पहचान। यानी कि फिर जो हमें जो पुनः स्मरण में क्या होता है, किसी की बात को अचेतन से चेतन मन में लाए, यानी कि याद कर लिया, और फिर जो बात याद आ गई वो कभी नहीं भूलना, उसमें गलती नहीं करना, वो होती है पहचान। इस प्रकार प्रश्न संख्या जो 13 है वहाँ विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 14 पर।
बहुत ही शानदार प्रश्न आया है, देखते ही पता चल जाएगा आपको क्रियात्मक जो अनुसंधान है उससे कौन सी समस्या हल की जा सकती है। क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षा के क्षेत्र में, है ना। किसने दिया? सबसे पहले स्टीफन एम कोरे ने, एस.एम. कोरे ने, है ना, स्टीफन एम कोरे ने दिया था क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान होता क्या है? एक चीज़ याद रख लेना, विद्यालय से संबंधित होता है, विद्यालय तक ही सीमित होता है, विद्यालय से बाहर जाना ही नहीं, विद्यालय के जो भी होगा अंदर होगा। विद्यालय से बाहर हमको जाना ही नहीं है, समाज में नहीं जाना, तो समाज की बुराई हट जाएगी, ठीक है। नगर गांव में नहीं जाना, हट जाएगी। बची कौन सी? छात्रों में धूम्रपान की लत, ठीक है। तो छात्रों में, तो विद्यालय में क्या क्या होते हैं? छात्र की कोई समस्या आ गई तो वो क्रियात्मक अनुसंधान के माध्यम से सुलझाते हैं। शिक्षक से संबंधित आ गई, पाठ्यक्रम से संबंधित आ गई, है ना, विद्यालय से संबंधित आ गई, तो ये चीज़ें होती है वो क्रियात्मक अनुसंधान से सुधारते हैं। छात्रों में धूम्रपान की लत हो गई, है ना, तो क्या होगा? क्रियात्मक अनुसंधान से सुधारेंगे, उपरोक्त सभी आएगा ही नहीं। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या आपके जो 14 है वहाँ विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे। एक और अच्छा प्रश्न है कि सत्य कथन कौन सा है? सत्य कथन है सकारात्मक दबाव को यूस्ट्रेस कहते हैं। हमने पढ़ लिया सकारात्मक दबाव, जब व्यक्ति पे दबाव पड़ेगा, अच्छे कार्य करेगा, सकारात्मक करेगा, उसे यूस्ट्रेस कहते हैं, बिल्कुल सही है कथन। नकारात्मक दबाव को डिस्ट्रेस बोला जाता है, बिल्कुल सही है ना, इसमें गलत कार्य करेगा और नकारात्मक दबाव पड़ते ही, तो ये भी कथन बिल्कुल सत्य है, डिस्ट्रेस है। केवल एक नहीं बल्कि क्या है? एक और दो, दोनों कथन है वो बिल्कुल सत्य कथन हो जाते हैं। इस प्रकार दोस्तों जो प्रश्न संख्या आपके 15 है वहाँ विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के शिक्षा मनोविज्ञान के अति महत्वपूर्ण 15 प्रश्न। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए दोस्तों किसके 12 सही हो रहे हैं या नहीं। 12 सही हुए तो बिल्कुल अच्छी तैयारी है उनकी, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना आपके कितने सही हो रहे हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी ये वीडियो हम बना रहे हैं तो इसकी जो आपको लिंक, जो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रहे हैं, जो आपको टेलीग्राम में इसकी PDF मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।